वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले की वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड कर चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों से हमने चेक किया था कि जो सॉल्यूशन आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का, इन तीनों मेथड से किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो अलग अलग आएगा, यानी मिनिमम कॉस्ट जो आ रही है वो अलग अलग होगी। हमने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से हम कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड से हमने किया तो सॉल्यूशन हमारे पास आया था 102। सेकेंड मेथड से किया था तो सॉल्यूशन आया था 83। थर्ड मेथड से करने पर सॉल्यूशन आया था 80। यानी तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मिनिमम कॉस्ट अलग अलग आती है। अब अगर मिनिमम कॉस्ट अलग अलग आ रही है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यहीं से मिनिमम कॉस्ट होगी। यहाँ से सॉल्यूशन आया था हमारे पास 102, तो इसका मीन्स ये नहीं हुआ कि 102 ही मिनिमम कॉस्ट है। इससे मिनिमम कॉस्ट भी पॉसिबल है, जो कि वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आ रही थी। तो मान लो हम एग्जाम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कर रहे हैं और हमारा को सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए। हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई किया, सॉल्यूशन आया 102, जो कि मिनिमम कॉस्ट नहीं है, इससे मिनिमम कॉस्ट भी पॉसिबल है। तो ये चेक करने के लिए हम तीनों मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में और भी मेथड होते हैं, तो हम इन तीनों मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए एक ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट यूज किया जाता है। इस ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सबसे मिनिमम है या उससे मिनिमम सॉल्यूशन भी किसी और मेथड से आ सकता है। अब उससे कम सॉल्यूशन अगर आ सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, पॉसिबल है, तो भी हमें पता चल जाएगा, और अगर वही सॉल्यूशन मिनिमम है तो भी हमें पता चल जाएगा ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट से। और अगर सॉल्यूशन ही जो हमारा मेथड अप्लाई किया वो सॉल्यूशन ही मिनिमम कॉस्ट है, देन क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा जब हम इस टेस्ट को करेंगे। लेकिन अगर इस टेस्ट को करने पे हमारा सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, यानी हमें पता चल रहा है कि मिनिमम कॉस्ट उससे भी कम पॉसिबल है, तो कम कॉस्ट होगी क्या, ये भी कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट के द्वारा ही। तो इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन में हम एक मेथड अप्लाई करेंगे और उस मेथड के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का क्वेश्चन हमारा है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ऐसा नहीं लिखा हुआ किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप वोगल मेथड को अप्लाई करना है, क्योंकि वोगल मेथड से मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल होती है। तो हम यहाँ पर वोगल मेथड ही अप्लाई करेंगे और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट के द्वारा चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन मिनिमम है या इससे मिनिमम भी पॉसिबल है। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड मैं आपको करवा चुकी हूँ, अलग अलग टेबल बना के पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको वोगल मेथड से सॉल्यूशन एक ही टेबल में बताऊंगी। ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट को अच्छी तरह से करके समझेंगे, लेकिन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड एक ही टेबल में मैं आपको डायरेक्ट करने बताऊंगी। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए हमने क्या किया था, जो भी टेबल हमें गिवन होती है उस टेबल से हमें पेनल्टी कैलकुलेट करनी होती है, रो के लिए भी और कॉलम में भी। पेनल्टी किस तरह से निकालते हैं, लास्ट 2 मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करके। अब यहाँ देखो, लास्ट 2 मिनिमम एलिमेंट, फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट 1 है, उसका नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 2 है, यानी 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पेनल्टी क्या आ रही है 1। इसी तरह से O2 यानी सेकेंड रो में पेनल्टी 2 और 1 सब्ट्रैक्ट करने पे सॉल्यूशन आ रहा है 1। नेक्स्ट O3 में पेनल्टी हमारे पास क्या आ रही है, 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम के लिए पेनल्टी कैलकुलेट करें तो 3 - 1 पेनल्टी याद है ना। अगर आप वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड आपने नहीं किया तो मेरे लास्ट वीडियो में जाकर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में लास्ट 2 मिनिमम एलिमेंट 2 और 3 पेनल्टी कैलकुलेट की 1। थर्ड कॉलम के लिए पेनल्टी 1, फोर्थ कॉलम के लिए पेनल्टी 4 - 1 3। जब पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे फिर हमें मैक्सिमम पेनल्टी निकालनी है। अब मैक्सिमम पेनल्टी देखो कहाँ पर आ रही है, 3 पर आ रही है। इट मीन्स कौन सा कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो हम फोर्थ कॉलम लेंगे। फोर्थ कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, यानी इस मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 1 और 9। अब 4, 1, 9 में मिनिमम एलिमेंट 1, तो 1 को सिलेक्ट कर लिया। इस 1 के लिए डिमांड है D4 की 10 और सप्लाई है O2 की 50। डिमांड कम है तो हम यहाँ पर डिमांड को लिख लेते हैं 10।
इट मीन्स O2 से 10 की सप्लाई हो चुकी है, तो सप्लाई कितने की रहेगी, 40 की। ओके, आगे समझ। अब डिमांड यानी D4 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम डॉट डॉट से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट फिर से पेनल्टी निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी बताई थी। यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करना है, वो अगर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड कर चुके हैं, मैं इसी क्वेश्चन में फिर से पेनल्टी कैलकुलेट कर रही हूँ। हम पेनल्टी कैलकुलेट करें तो हमारे पास पेनल्टी क्या आ जाएगी, फिर से यानी ये पेनल्टी कट हो जाएगी हमारे पास जब हम नई टेबल बनाएंगे। फिर से हम पेनल्टी कैलकुलेट करें तो देखो 1 2 1, लास्ट टू मिनिमम एलिमेंट 1 और 2 है, पेनल्टी 1। सेकेंड रो में पेनल्टी 2 और 3 यानी 1। नेक्स्ट रो में पेनल्टी 4 और 2 यानी सब्ट्रैक्ट किया 2। फर्स्ट कॉलम में पेनल्टी अगेन 2, सेकेंड कॉलम में पेनल्टी 1 एंड थर्ड कॉलम में पेनल्टी 1। मैक्सिमम पेनल्टी लेनी है। मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास इस रो में आ रही है और इस कॉलम में आ रही है, यानी थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम में से हमें सिलेक्ट करना है। अब अगर हम थर्ड रो ले रहे हैं तो थर्ड रो के अकॉर्डिंग जहाँ से मिनिमम कॉस्ट आएगी उसी रो को या उसी कॉलम को लेंगे। तो अगर हम थर्ड रो को लें, थर्ड रो में एलिमेंट क्या है, 4 2 5, इनमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारे पास 2। इस 2 के लिए सॉल्यूशन क्या आएगा, 40 की डिमांड है, 20 की सप्लाई है, तो सप्लाई 20 की कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हमें चेक करना है कि पेनल्टी हमारे पास यहाँ पर भी मैक्सिमम आ रही है। अगर हम फर्स्ट कॉलम को एंटर करवाएं यानी फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी को लें, तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 3 4 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे। इस 1 के लिए डिमांड D1 की 20 की और O1 की सप्लाई 30 की। डिमांड कम है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। यानी अगर हम इस 2 को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है 22 या 40। अगर हम इस फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है 20। मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर 20 और 40 में से 20 है, यानी हमें इस 1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस 1 का मीन्स हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये सब हम कर चुके हैं, मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। तो हमें कौन से पेनल्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पेनल्टी को। इस पेनल्टी को सिलेक्ट करने पे मिनिमम एलिमेंट 1 आ रहा है। इस 1 के लिए डिमांड 20, सप्लाई 30, यानी हम डिमांड कंप्लीट करवा लेंगे। सप्लाई 20 की हो चुकी है तो सप्लाई कितने की रहेगी, 10 की रहेगी। डिमांड D1 की कंप्लीट हो चुकी है तो D1 के ऊपर नेक्स्ट जो हम नई मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। ओके, अगेन जो नई मैट्रिक्स होगी उसके लिए हमें फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम फिर से अगर पेनल्टी कैलकुलेट करें यानी जब हम नई मैट्रिक्स बनाएंगे तो फिर से हम पेनल्टी कैलकुलेट करें तो पेनल्टी क्या आएगी, देखो फर्स्ट रो में 2 और 1 1, 3 और 2 1, 2 5 3, 2 3 1, 1 और 2 1। मैक्सिमम पेनल्टी एक ही है यानी 3। इट मीन्स थर्ड रो को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड रो में एलिमेंट 2 और 5 में से मिनिमम एलिमेंट 2। इस 2 के लिए D2 की डिमांड है 40 की, O3 की सप्लाई है 20 की, तो O3 की सप्लाई यानी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी 20। D2 की डिमांड 40 की थी, 20 की डिमांड रहेगी। O3 कंप्लीट हो चुका है तो नई मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसमें O3 भी क्रॉस हो जाएगा इस तरह से। अब फिर से हम पेनल्टी निकालेंगे। अब फिर से पेनल्टी निकालने पर हमारे पास समझ में आ रहा है ना। इससे आपको मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, हर एक टेबल को अलग अलग बनाना है। नेक्स्ट फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करें तो 2 और 1 में पेनल्टी 1, 3 और 2 में 1, इसी तरह 2 और 3 में 1, 1 और 2 में 1। अब चारों की पेनल्टी 1 है तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, यानी अगर हम इस 1 को लें क्योंकि इस रो और इस कॉलम में ये 1 आएगा। अगर हम इस 1 को सिलेक्ट करें, अब देखो चारों की चारों 1 है, मैं रिपीट कर देती हूँ, हमें कौन सी रो या कॉलम को लेना है। अगर हम इस रो या इस कॉलम को ले रहे हैं तो इसके लिए हमारा सिलेक्शन क्या होगा, ये वाला 1 होगा। इस 1 के लिए डिमांड है 30 की, सप्लाई है 10 की, तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस रो को ले रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट आ रहा है 2। इस 2 के लिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यानी डिमांड आ रही है 30 की और सप्लाई आ रही है 40 की, यानी 30 आ जाएगा। ये 10 है, ये 60 है, तो इन दोनों में से तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी ये तो आएगा नहीं, ये रो तो होगी नहीं। नेक्स्ट हम ये कॉलम ले तो इस कॉलम के लिए हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 2। इस 2 में D2 की डिमांड 20 की,
और O1 की सप्लाई है 10 की, तो सॉल्यूशन क्या रहा है 20, जो कि इस 10 से ग्रेटर है, यानी ये भी नहीं होगा। तो या तो हमें इस रो कॉलम को लेना है या इस रो को लेना है, क्योंकि इन दोनों से हमारे पास ये 1 मिनिमम आ रहा है, इस 1 के लिए सॉल्यूशन 10 आ रहा है, जो कि मिनिमम कॉस्ट में है। ओके, क्लियर है ना। अगर एक से ज़्यादा आपके पास पेनल्टी मैक्सिमम आ रही है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मिनिमम कॉस्ट किस पेनल्टी को लेने पर आ रही है। तो आप इस रो या इस कॉलम, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों से सॉल्यूशन सेम आ रहा है, तो हमने फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली। इस रो में मिनिमम एलिमेंट 1, D3 की डिमांड 30 की, O1 की सप्लाई 10 की, यानी 10 सप्लाई कंप्लीट होगी, लेकिन D3 की डिमांड 30 की थी, 20 की रहेगी। O1 कंप्लीट है तो O1 के ऊपर इस तरह से डॉट। अब हमारे पास लास्ट 2 एलिमेंट रह गए। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट 2 एलिमेंट, 3 की डिमांड 20, 2 की डिमांड 20, 2 ही एलिमेंट है तो डिमांड इसकी कंप्लीट कर लो, सप्लाई अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, 20 और 20 40। ओके, आगे समझ में। ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ये सॉल्यूशन मिनिमम कॉस्ट है या नहीं, इस सॉल्यूशन से जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम कॉस्ट होगी या नहीं होगी। मैंने इस क्वेश्चन को एक ही टेबल में करके आपको बता दिया। हर एक स्टेप मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में आप जाकर देखना। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, हर एक टेबल को अलग अलग बनाकर। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पर देखो 20 और 1 20, 10 और 1 10, 20 मल्टीप्लाई 3 60। किस तरह से लिख रहे हैं पता है ना, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 3 से किया, फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया। और मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले आप स्टेप भी काउंट कर लोगे कि ऑक्यूपाइड सेल क्या बताया था मैंने, यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है उसके स्टेप कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप। तो नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, ये सॉल्यूशन भी 6 होना चाहिए। नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास 3, नंबर ऑफ कॉलम 4 -1, 3 + 4 -1 6 इक्वल आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर डीजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई, इन सबको ऐड कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 10 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, यानी मिनिमम कॉस्ट क्या हुई हमारे पास 160। अब 160 मिनिमम कॉस्ट आ गई, तो मिनिमम कॉस्ट हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारा टॉपिक क्या, ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट है। इट मीन्स अगर हम किसी भी मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उससे जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन मिनिमम कॉस्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब सॉल्यूशन 160 आया तो हमें क्या पता किसी और मेथड से सॉल्यूशन 160 से कम नहीं होगा, ऐसा तो हम कह नहीं सकते ना। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट। हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, 21 2 10 1 4 इस तरह से सॉल्यूशन आया था, जिसे हमने मिनिमम कॉस्ट में 20 10 60 40 10 और 22 जा 40, सॉरी यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ये आएगा हमारे पास 40, और 40 होने का मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 180। ये गलती से मैंने 20 लिख दिया था, यहाँ 40 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 180। ओके, अब इसे हमें ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट में करना है। अब हमारे पास सॉल्यूशन कहाँ का, ये कॉस्ट होती है, तो हमारे पास हम चेक करेंगे सॉल्यूशन कहाँ पर आया है, यानी कि कॉस्ट क्या है, जहाँ पर सॉल्यूशन आया वहाँ पर कॉस्ट क्या है। अब देखो सॉल्यूशन यहाँ पर आया 21, तो इसकी कॉस्ट क्या है, 20 तो हमारे पास सप्लाई या डिमांड थी, कॉस्ट उसकी क्या थी 1 की थी, यानी 1 रुपीज़ मान लिया, तो यहाँ पर 1। तो हम ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट में सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्यूपाइड सेल, मैट्रिक्स फॉर ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल का मीन्स यहाँ पर आंसर आया। अब ऑक्यूपाइड सेल के लिए टेबल बनाई तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया था 1। नेक्स्ट देखो हमारे पास फर्स्ट रो में सेकंड, यहाँ यानी इसे हम C11 कह सकते हैं, C12 कह सकते हैं, C13 C14 मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है C11, ये मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है C12। किसी भी मैट्रिक्स को इसी तरह से लिखते हैं ना हम, A11 A12 A13,
तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू लिखेंगे। ऑक्यूपाइड सेल का मीन्स जहाँ पर हमारा आंसर है वो स्टेप लिखेंगे। तो ये 1 C12 खाली रहेगा, C13 में 1, C14 खाली, यानी 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 1, ये खाली है तो डैश, यानी यहाँ पर कोई आंसर नहीं था, 1 और डैश। इसी तरह से सेकंड रो में हमारे पास आंसर क्या आया था, यहाँ पर आंसर था 3, ये देखो ये 3 पोस्ट लिख रहे हैं, हमें सॉल्यूशन लिखना 3, 2 और 1, और यहाँ पर इस 3 की जगह खाली रह जाएगा। तो 3 की जगह तो खाली आ गया, यहाँ पर 3, 2 और 1। इसी तरह से थर्ड रो में हमारे पास क्या था, 4 की जगह खाली, सेकंड नंबर पे 2 और बाकी तीनों खाली, यानी यहाँ पर डैश और यहाँ पर 2, ये दोनों डैश। ओके, ये थी मैट्रिक्स फॉर ऑक्यूपाइड सेल। इसे हम C11, इसे कोस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब कोस्ट मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से UI और VJ ये 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया कि डीजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, हमें यहाँ तक कैलकुलेशन करने पे नहीं पता चलेगा कि डीजेनरेसी है या नहीं। बाई चांस आप भूल गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है या नहीं, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में डीजेनरेसी है या नहीं। तो इसके लिए जब हम इसका ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करेंगे तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम डीजेनरेसी की होगी। उस प्रॉब्लम से अगर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, डीजेनरेसी को ख़त्म नहीं किया, तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, फिलहाल हमारे पास डीजेनरेसी नहीं है तो हम ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करेंगे। हमने क्या किया, ऑक्यूपाइड सेल के लिए मैट्रिक्स बना ली। यहाँ पर हम लिखेंगे UI, यहाँ पर हम लिखेंगे VJ। अब UI और VJ, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। CIJ का मीन्स होता है पोस्ट मैट्रिक्स जो हमें गिवन है। UI और VJ यानी U1, U2, U3 हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये फर्स्ट रो है, ये UI है तो ये U1 हो जाएगा, ये U2 हो जाएगा, इसी तरह से U3। अगर ये VJ है तो इट मीन्स ये V1, V2, V3 एंड V4। हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। किस वैल्यू को एज्यूम करेंगे, अब ये देखो ये फर्स्ट रो में हमारे पास कितने ऑक्यूपाइड सेल है, यानी कितनी वैल्यू हमें गिवन है 1 और 2। सेकेंड रो में 1, 2, 3, थर्ड रो में 1, फर्स्ट कॉलम में 1, सेकेंड कॉलम में 2, थर्ड कॉलम में 2, फोर्थ कॉलम में 1। यानी हम रो और कॉलम में गिवन एलिमेंट की संख्या चेक करेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट है। सेकेंड रो में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। तो जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उसे हम 0 मान लेंगे। यानी हमने क्या मान लिया, U2 को 0 मान लिया। लेट U2 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। हमें गिवन क्या क्या है, ये गिवन है, इसका मीन्स हमें C11 गिवन है, C13 गिवन है। नेक्स्ट ये क्या होगा, C22, C23, C24, C32। मैट्रिक्स में ऐसे ही एलिमेंट लिखते ना, जो एलिमेंट हमें गिवन है उनके लिए हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, C11 तो हम यहाँ लिखेंगे C11। अब देखो CIJ किसके इक्वल होता है, UI प्लस VJ के, तो C11 किसके इक्वल हो जाएगा, U1 प्लस V1 के। वैल्यू को मैं बाद में पुट करूँगी, पहले हम इसे सिर्फ लिख लेते हैं। फिर हमें गिवन है C13, हम यहाँ पर लिख लेते हैं C13। C13 किसके इक्वल है, CIJ C13 यानी U1 प्लस V3। नेक्स्ट हमें गिवन है C22 U2 प्लस V2। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हमें गिवन है C23 तो C23 U2 प्लस V3। नेक्स्ट हमें गिवन है C24 तो C24 U2 प्लस V4। नेक्स्ट C32 U3 प्लस V2। समझ में आया ना मैंने कैसे लिखा। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। अब इस CIJ की वैल्यू कहाँ पर रखनी है, हमें ऑक्यूपाइड सेल में जो पोस्ट गिवन है C11, 13, 22, 23, 24 और 32 जो गिवन है उसे हमने यहाँ पर रख लिया। हमने एज्यूम किसे किया था, U2 को 0 माना था। तो हम चेक करते हैं U2 किस में आ रहा है, U2। अब ये देखो C22 वाली पोस्ट मैट्रिक्स में U2 आ रहा है, U2 आ रहा है।
तो C22 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या 3 है, यहाँ से C22 की जगह 3, U2 को हमने 0 मान लिया, V2 तो V2 क्या आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करने पे 3 आ गया। V2 का मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसके अलावा U2 यहाँ पर भी आ रहा है, U2 की जगह 0 प्लस V3। C23 देखो यहाँ मैट्रिक्स से C23 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो V3 किसके इक्वल हुआ, 2 के इक्वल, V3 की वैल्यू 2 हो गई। इसके अलावा U2 हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, U2 की जगह 0 प्लस V4। C24 यहाँ देखो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो C24 की जगह हमारे पास क्या देगा, 1 आ देगा। तो V4 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो V4 इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1। अब V2 V3 V4 कैलकुलेट हो चुके हैं। V3 ये हम देखो V3 हमारे पास आ रहा है ना, तो U1 अननोन वैल्यू है, V3 हमने कैलकुलेट कर लिया 2, C13 हमें गिवन है 1 के इक्वल, C13 1 के इक्वल, तो यहाँ से U1 की वैल्यू क्या आई, U1 1 माइनस 2 माइनस 1, U1 की जगह -1। अब U1 कैलकुलेट हो गया तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं ना, C11 1, U1 की जगह -1 प्लस V1, तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2, तो V1 यानी ये 2 हो गया हमारे पास। अब क्या बचा, U3। अब U3 के लिए देखो यहाँ पर C32 की वैल्यू 2, U3 हमें कैलकुलेट करना है, V2 हमने कैलकुलेट कर लिया 3 के इक्वल, तो U3 क्या हुआ हमारे पास, 2 माइनस 3 -1, U3 की वैल्यू -1। ओके ना, सारा का सारा कैलकुलेट U1 U2 U3 V1 V2 V3 कंप्लीट कैलकुलेशन हो चुकी है। अगर हमारे पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है तब तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, अगर डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है तो ये कैलकुलेट इनमें से कोई एक वैल्यू अननोन रह जाएगी, यानी ऐसी रह जाएगी जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? आगे समझे। ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें स्टेप क्या करना है कि जहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आया है वहाँ कॉस्ट हमें लिख लेनी है, फिर हमें UI और VJ कैलकुलेट करना है, किस फॉर्मूले से, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ के फॉर्मूले से। किसी एक वैल्यू को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उसे हम एज्यूम कर लेंगे 0। ओके, अगर किन्हीं दो में सिमिलर है तो दोनों में से किसी को भी आप 0 मान सकते हो। क्लियर है यहाँ तक स्टेप? नेक्स्ट स्टेप देखो, ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट का क्या होगा, हमने UI और VJ कैलकुलेट कर लिए। देखो इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ आपको, UI और VJ कैलकुलेट किए बाय कैलकुलेशन। मैं आपको डायरेक्ट भी इसका मेथड बताऊँ अगर आपको करना हो तो। अब हमने किस रो को 0 माना, इस रो यानी यहाँ पर हमने 0 ले लिया, इस रो में 0 लिया तो इस रो में जितने भी एलिमेंट है उस कॉलम में हम एज इट इज लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 का 3 लिख देंगे, इस कॉलम में 2 है, इस कॉलम में 1 है, इस रो के सामने जो भी एलिमेंट है सिमिलर वही कॉलम में हमने लिख दिया। अब देखो हमें करना क्या है, हमारे पास ये 1 है, इस 1 के लिए न तो हमें यहाँ पर U गिवन है न V गिवन है। नेक्स्ट 1 के ये हमारे पास, इस 1 के लिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है 2। हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ, ये UI है। हमें UI अगर कैलकुलेट करना है तो CIJ में से VJ को माइनस कर दो, यानी इस 1 में से 2 को माइनस कर दो तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर क्या देगा, -1। इसी तरह से यहाँ अगर हमने लिखना है फिर से U कैलकुलेट करना है तो CIJ कॉस्ट में से V की वैल्यू को कम कर दिया, यानी 2 माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -1। इसी तरह से अगर हमें V कैलकुलेट करना है तो CIJ माइनस U हो जाएगा, VJ और UI। तो अगर हमें यहाँ पर V कैलकुलेट करना है तो इसकी कॉस्ट क्या है 1, यहाँ पर U की वैल्यू क्या है -1, तो 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या देगा 2। तो बिना कैलकुलेशन के हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या करनी है, यहाँ पर हमने ऑक्यूपाइड सेल के लिए मैट्रिक्स बनाई थी। ऑक्यूपाइड का मीन्स होता है फिल, भरे हुए। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे एम्प्टी सेल के लिए। हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे, स्टेप सेकंड, मैट्रिक्स फॉर एम्प्टी सेल। मैट्रिक्स की जगह आप यहाँ पर भी पोस्ट मैट्रिक्स लिख सकते हो। हमने पोस्ट मैट्रिक्स बनाई है ना, तो पोस्ट मैट्रिक्स फॉर ऑक्यूपाइड सेल, यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट मैट्रिक्स फॉर एम्प्टी सेल। पोस्ट मैट्रिक्स फॉर एम्प्टी सेल, यानी जहां पर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आया उसके लिए हम पोस्ट मैट्रिक्स बना लेंगे। अब जहां पर सॉल्यूशन नहीं आया उसके लिए पोस्ट मैट्रिक्स। तो अब पोस्ट मैट्रिक्स है, इसे CIJ से भी लिख सकते हैं।
फॉर CIJ फॉर एम्प्टी सेल। ओके, और देखो CIJ हमारे पास सॉल्यूशन कहाँ कहाँ नहीं आया था वहां पर कॉस्ट लिखनी है। एक तो यहाँ देखो 2 और 4, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम टेबल में फर्स्ट रो में 2 और 4, यहाँ पर डैश सॉल्यूशन था, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं था, यहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं था। ओके, इसी तरह सेकंड रो में देखो इन तीनों स्पेस पे यानी C22, 23, 24 पर सॉल्यूशन है, C21 पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या देगा 3, इन तीनों पे सॉल्यूशन था तो हमने डैश लगा लिया। नेक्स्ट थर्ड रो में देखो 4, 5 और 9, इन पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो 4, 5 और 9, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये डैश, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9। ओके, नेक्स्ट हमें एक और टेबल बनानी है, ये तो है CIJ। अब यहाँ पर हम एक टेबल और बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे UI प्लस VJ। हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स और बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे UI प्लस VJ फॉर एम्प्टी सेल, यानी जहां पर खाली जगह है वहां पर हमें UI और VJ को ऐड कर देना है। अब देखो हमारे पास UI और VJ कहां पर था, इस टेबल में था, जहां पर खाली है फॉर एम्प्टी सेल, यहाँ पर UI प्लस VJ निकलेंगे, इस जगह पर हमें UI प्लस VJ लिखना है। ये खाली है ना, तो यहाँ पर हमें UI प्लस VJ की वैल्यू लिखनी है, तो इस जगह पर UI की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, U की वैल्यू क्या है -1 और VJ की वैल्यू यानी V की वैल्यू क्या है +3। तो इन दोनों को ऐड किया, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, तो देखो यहाँ खाली किस जगह पे है, यहाँ खाली, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया 2। ओके, अगर समझ किस तरह से किया हमने, यहाँ इस जगह पे हमें U और V की वैल्यू लिखनी है, उन दोनों को ऐड करना है, तो U की वैल्यू -1, V की वैल्यू +3, तो -1 + 3 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमें एम्प्टी के लिए लिखना है, ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ एम्प्टी है, तो यहाँ पर U की वैल्यू -1 और V की वैल्यू +1, दोनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है 0, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। ओके, नेक्स्ट देखो ये तीनों खाली रहेंगे क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन था ना, हमें एम्प्टी के लिए बनानी है, जहाँ फिल है वहाँ खाली छोड़ देंगे। ठीक है ना, UI प्लस VJ फॉर एम्प्टी सेल, यानी यहाँ पर हमारे पास टेबल में खाली था, स्पेस था, डैश था, डैश की जगह वैल्यू लिख देंगे UI प्लस VJ की, और जहाँ पर फिल था वहाँ डैश लगा देंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ टेबल में देखो इस जगह पे U की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, V की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, समझ आ रहा ना, यहाँ पर U की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर V की वैल्यू 2 होगी, तो 0 + 2 2 आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखो -1 + 2, यानी यहाँ पर प्लस होगा 1, इस स्पेस पे -1 + 2 + 1, -1 + 1 0, 1 1 and 0, तो क्या आएगा 1 1 and 0। आगे सामने यहाँ तक हमने CIJ मैट्रिक्स बना लिया एम्प्टी सेल के लिए, UI प्लस VJ मैट्रिक्स बना लिया एम्प्टी सेल के लिए। अब हमें एक और मैट्रिक्स बनानी है, नेक्स्ट स्टेप थर्ड, हमें क्या करना है DIJ एक मैट्रिक्स बनानी है जो इक्वल किसकी होती है CIJ माइनस UI प्लस VJ। DIJ मैट्रिक्स किसके लिए बनानी है, फॉर एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल के लिए हमें DIJ मैट्रिक्स बनानी है। DIJ मैट्रिक्स होती है इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो DIJ के इक्वल होगा, तो हमें CIJ में से UI प्लस VJ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो नई मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, अब CIJ और UI प्लस VJ, CIJ एम्प्टी सेल के लिए ये है, UI प्लस VJ एम्प्टी सेल के लिए ये है। अब देखो जहाँ स्पेस है वहां पर डैश है, डैश लगा दिया। CIJ यहाँ पर 2 है, इसमें से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 - 2 0, समझ आ रहा है, डैश है तो डैश की जगह डैश, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, 4 - 0 किया तो 4। इसी तरह से यहाँ 3, C21 की जगह C21 की जगह 2, तो 3 - 2 1। नेक्स्ट इन तीनों पे डैश है तो हम डैश लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या देगा हमारे पास डैश। इसी तरह से 4 - 1 क्या देगा हमारे पास 3, नेक्स्ट डैश, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 5 - 1 4, और नेक्स्ट 9 - 0 9। ओके, ये हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, DIJ मैट्रिक्स हुई। अब देखो ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करना था कि सॉल्यूशन 180 ही होगा या 180 से स्मॉल भी हो सकता है।
इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि इफ अगर फॉर ऑल डी आई जे आर पॉजिटिव, यानी डी आई जे जो हमने मैट्रिक्स बनाई है ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हमने जो सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, हमने मिनिमम कॉस्ट क्या कैलकुलेट की थी, 180 कैलकुलेट की थी। तो जो भी सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया था वो ही मिनिमम सॉल्यूशन होगा, उससे कम सॉल्यूशन किसी भी मेथड से पॉसिबल नहीं है। अगर सारे के सारे डी आई जे पॉजिटिव है तो अगर इनमें से कोई भी एक डी आई जे नेगेटिव आ जाए, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, इस मैट्रिक्स में यानी डी आई जे में कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, एक या एक से ज़्यादा वैल्यू, तो हमने जो सॉल्यूशन कैलकुलेट किया वो मिनिमम नहीं होगा, उससे मिनिमम सॉल्यूशन ही पॉसिबल है। ओके, आगे सामने ये तो हमने किया था ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट, जिसमें सारी की सारी डी आई जे की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ पर अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसे आगे किस तरह से सॉल्व करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो और उसका ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करें। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट ही करेंगे, लेकिन जिसमें डी आई जे की वैल्यू नेगेटिव हो, हम उस क्वेश्चन को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।